डेट है आज 11 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है फ्यूमारेट हाइड्रेटेज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में इसलिए है। ट्रिनिटी बायोमेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है एक, ये कहाँ पे है? ये आयरलैंड में है। आयरलैंड कहाँ पे है? ये मैप देख रहे हो आप, ये यूरोप का मैप है। यहाँ पे देखो आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है आयरलैंड। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में कुछ साइंटिस्ट ने ब्रेक थ्रू किया। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी, रिसर्च, खोज की। उसमें ये पाया जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती हैं, ऐसी डिसीज जिनसे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है। तो इस जलन होने का कारण क्या है वो इसमें खोज किया। उसका कारण पाया ये एंजाइम। तो ये एक एंजाइम है जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ये आपको याद रखना है। ये फ्यूमारेट हाइड्रेटेज है, ये रिप्रेस्ड हो जाता है हमारी बॉडी में, यानी कि दब जाता है हमारी बॉडी में जब इस तरह की बीमारी होती है जो इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती हैं। जैसे देखो ल्यूपस एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून का मतलब है हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। लेकिन वो क्या होता है, कभी कभी जब ऐसी डिसीज हो जाती हैं उनमें ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे बॉडी के ऑर्गन को ही अटैक करना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिसीज है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है हमारी बॉडी में। अर्थराइटिस है, इसमें भी जलन होती है। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द। सेप्सिस है, सेप्सिस भी एक बीमारी है, कोविड-19 के बारे में आप जानते हो। तो इन बीमारी में जलन होती है, उस जलन का कारण बताया ये एंजाइम फ्यूमारेट हाइड्रेट। और ये भी बताया फ्यूमारेट हाइड्रेट का इम्यून प्रोटीन है एक साइटोकाइंस, उससे भी लिंक है हमारी बॉडी में। रिसर्चर ने ये पाया कि फ्यूमारेट हाइड्रेटेज जब रिप्रेस्ड हो जाता है हमारी बॉडी में, दब जाता है, तो आरएनए रिलीज होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ से आरएनए रिलीज होता है, और आरएनए जाके कुछ प्रोटीन है जैसे MDA5, TLR7 इनसे बाइंड कर जाता है, इनसे मिल जाता है आरएनए है जो। इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो साइटोकाइंस जो प्रोटीन है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो साइटोकाइंस क्या है? एक सिग्नलिंग प्रोटीन है, हमारी बॉडी में सिग्नल देता है जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो आता है परफॉर्मेंस में, तो उसका सिग्नल देता है। तो एक तरह से जो रोल है साइटोकाइंस का वो क्या है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, उसको रेगुलेशन को फैसिलिटेट करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल मिशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है इसमें, किसका है ये मिशन और क्या काम करेगा। मिशन है ये जॉइंट मिशन है नासा का, ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की नासा, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है स्पेस एजेंसी, ऐसी नासा है अमेरिका की। और इटालियन स्पेस एजेंसी है, इटली की स्पेस एजेंसी है ASI। तो नासा और इटली की स्पेस एजेंसी दोनों को मिलके, यानी कि दोनों ने मिलके ये स्पेस जो मिशन है ये लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है। ये लॉन्च करेंगे इसे मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल मिशन। तो इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट यानी कि लक्ष्य ये है कि जो भी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, ऐसी शहर, ऐसी सिटी जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है उसका ये इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये मिशन जांच करेगा। यानी कि बेनिफिट क्या होगा इसका, प्राइमरी गोल क्या है, सोसाइटल हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने का इसका मिशन है, यानी कि टारगेट है इस मिशन का। तो इसमें दो बातें याद रखनी है बस आपको, क्या काम है इसका और किसका है मिशन। नेक्स्ट टॉपिक है बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और मेंस के लिए GS पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक के बारे में हम ब्रीफली भी डिस्कस करेंगे लास्ट में क्या है, और इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके इसका लेक्चर देख सकते हो बिम्स्टेक का। इसकी अभी मीटिंग हुई है, इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये वर्चुअल मीटिंग हुई है, वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन मीटिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। बैंकॉक से इसको होस्ट किया गया, बैंकॉक थाईलैंड में है। तो ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो बिम्स्टेक की, ये 19th मीटिंग है इन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर की। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस मीटिंग में क्या स्टेप लिए गए और ये बिम्स्टेक क्या है, ये दो बातें हमें जाननी है।
इस मीटिंग के दौरान मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं फॉर कोर बिम्स्टेक मैकेनिज्म, इनको अप्रूवल दिया। सेक्टोरल बिम्स्टेक मैकेनिज्म को अप्रूवल दिया, और ये भी कहा कि आने वाले समय में जब 6 बिम्स्टेक समिट होगा तो उसमें जो आउटलाइन होंगी उनको एक तरह से जो वहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे या एक्सटर्नल रिलेशन होंगे बिम्स्टेक कंट्रीज़ के, उनको भी सबमिट किया इस मीटिंग के दौरान। इस मीटिंग में ये भी अप्रूवल दिया, जो मिनिस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट है वो देखो एक एस्टेब्लिश करेगा सेंटर इंडिया में, किसके लिए? वेदर और क्लाइमेट के लिए। इसका नाम होगा बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। ये इंडिया में सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा बिम्स्टेक का, जो वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानकारी देगा। ये मीटिंग ने अप्रूवल दिया टर्म ऑफ रेफरेंस को, जो एमिनेंट पर्सन ऑफ ग्रुप के लिए होगा, जो बिम्स्टेक को फ्यूचर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? इसके अंदर देखो स्पेशल स्कीम फाइनलाइज किए जाएंगी बिम्स्टेक के लिए। बिम्स्टेक जो बैंकॉक विजन 2030 भी इसमें रखा गया, अप्रूवल दिया गया। ये लॉन्च होगा जब बिम्स्टेक समिट होगा, 6th समिट होगा बिम्स्टेक का। समिट का मतलब मीटिंग, 6वीं मीटिंग होगी जब बिम्स्टेक की, उसमें बिम्स्टेक बैंकॉक विजन जो 2030 है ये लॉन्च किया जाएगा। अभी इसका अप्रूवल दिया है यहाँ पे। जो ये मीटिंग है इसमें देखो कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स वगैरह फाइनलाइज किए गए बिम्स्टेक के लिए। तो बिम्स्टेक है क्या, हमने जाना इसकी फुल फॉर्म। बिम्स्टेक कब बनाया गया था और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, मेन काम क्या है इसका? बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ 7 कंट्रीज है इसमें, 7 कंट्रीज का एक रीजनल ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए बैंकॉक घोषणा पत्र जारी किया गया और 6 जून 1997 को इसको बनाया गया बिम्स्टेक को। कौन कौन सी कंट्री इसमें मेंबर है? देखो यहाँ मैप में आप याद कर सकते हो इन्हें। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये 4 कंट्री, और 5वीं श्रीलंका। ये साउथ एशियन कंट्रीज में आती हैं, और ये साउथ ईस्ट एशियन में आती हैं, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये 7 कंट्री जिसके मेंबर कंट्री हैं, ये आपको याद रखना है मेंबर कौन कौन है इसके। जो इसकी चेयरमैनशिप है, यानी कि बिम्स्टेक को अध्यक्ष कौन रहेगा, बिम्स्टेक का कौन अध्यक्षता करेगा, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट होता रहता है। जैसे मान लो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है? बांग्लादेश, बी पहले आता है ABCD में, फिर आई आता है उसके बाद, फिर MSTB, उसके बाद बी भी इसके बाद आएगा। मतलब यहाँ पे बांग्लादेश के बाद भूटान, भूटान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद म्यांमार, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, थाईलैंड। इस तरह से रोटेट होती रहती है चेयरमैनशिप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जो इसका 3rd समिट हुआ था बिम्स्टेक का, उसमें डिसाइड किया गया इसके हेडक्वार्टर का। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो डोज चिल्ड्रन। ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जीरो डोज चिल्ड्रन क्या मतलब है इसका, ये पूछा जा सकता है, और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, GS पेपर 2 और 3 के लिए। देखो जीरो डोज चिल्ड्रन का मतलब क्या है? ऐसे चिल्ड्रन जो डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज में रहते हैं और जिनको वैक्सीन की एक भी डोज ना मिली हो, कोविड-19 की वैक्सीन की, तो उन्हें बोलेंगे जीरो डोज चिल्ड्रन। ये देखो इनको रिसीव क्यों नहीं हुई और इनको रिसीव कराना है वैक्सीनेशन, तो क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये आप यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, ये मेंस में यूज हो सकती हैं कि अगर मान लो किसी एरियाज़ में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। ये एथिक्स में केस स्टडीज़ में भी पूछा जा सकता है कि कहीं पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो क्या क्या स्टेप लिए जाने चाहिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहला इसमें इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज़ इन इम्यूनाइजेशन एंड अवेयरनेस। देखो जो वहाँ पे रीजनल कम्युनिटी समुदाय के लोग रहते हैं उनको ही इन्वॉल्व करो, उनको जागरूक करो इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग। और ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कम्युनिटी लीडर को यूज करके या लोकल पीपल का सहायता लेके वहाँ पे वैक्सीनेशन की जानी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें स्टेप टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे जिप लाइन टेक्नोलॉजी है, ये ड्रोन के जरिए ऐसे एरियाज़ में सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता आसानी से, जैसे दूर दराज के इलाके हैं, रिमोट एरियाज या पहाड़ी इलाके हैं या फ्लडेड एरियाज हैं, तो वहाँ पे ड्रोन के जरिए वैक्सीनेशन दी जा सकती है, पहुँचाई जा सकती है। मोबाइल वैक्सीनेशन क्लिनिक्स, ये क्लिनिक्स ऐसे होते हैं, मान लो एक वैन है या एक
बस है उसमें सारी सुविधा हो, ये बस जाए सारे एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, कहीं पे भी जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो ये वैक्सीनेशन करे। नेक्स्ट है स्कूल बेस्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो एडोलेसेंट है मतलब किशोर अवस्था में लोग हैं, बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 से लेकर 18 साल तक है, तो वहाँ स्कूलों में उनको वैक्सीनेशन दी जा सकती है। नेक्स्ट है टेक्स्ट मैसेज रिमाइंडर। वैक्सीनेशन के दौरान देखो उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया जाए कि उन्हें वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है या फर्स्ट डोज देनी है, तो उसके लिए भी टेक्स्ट मैसेज भेजा जाए ताकि उन्हें याद दिलाया जाए कि हाँ उनकी वैक्सीनेशन इस एरियाज़ में होनी है, वहाँ पे वो पहुँच सकें आसानी से। सोशल मीडिया कैंपेनिंग की जाए, सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन पे कैंपेन चलाए जाएं, अभियान चलाए जाएं ताकि जो पेरेंट्स हैं, केयर गिवर हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोसेस में इंगेज किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज़कर प्राइज़ 2023। ये प्राइज़ अभी दिया गया, ये प्राइज़ क्या है और किस लिए दिया जाता है, ये दो बातें आपको जाननी है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर हैं सर डेविड चिपरफील्ड, ये 69 ईयर ओल्ड है, इन्हें ये अवार्ड मिला है 2023 का। किस लिए दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर में दिया जाता है। इसका पूरा नाम प्रिज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़ भी कहा जाता है। ये हैं देखो डेविड चिपरफील्ड, इनको ये अवार्ड दिया गया है आर्किटेक्चर में। प्राइज़ कब बनाया गया था? ये 1979 में बनाया गया था। शिकागो की एक प्रिज़कर फैमिली है, उसने ये एस्टेब्लिश किया था। ये आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज़ बोला जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? इस प्राइज़ में देखो एक ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, उसके साथ साथ ये $1,00,000 प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको ये प्राइज़ दिया जाता है। ये देखो इंडिया को जो फर्स्ट टाइम मिला था ये प्राइज़, इंडिया के किसी पर्सन को 2018 में मिला था। ये है इंडिया के आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी, जो अब मर चुके हैं। इनको ये अवार्ड मिला था 2018 में, जो इंडिया से पहले थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट टॉपिक है वुमन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023। ये अवार्ड अभी अनाउंस किए गए। विंस अवार्ड शॉर्टकट में बोल सकते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस जीएस पेपर 2 या 3 या 1 में वुमन से रिलेटेड जो टॉपिक आता है, एक तरह से वुमन एम्पावरमेंट के लिए ये अवार्ड है। ये अवार्ड किस लिए दिया जाएगा? देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसने ये अवार्ड लॉन्च किया है, घोषित किया है 2023 का। कब घोषित किया? ये अनाउंस किया जब इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसकी ईव पे अनाउंस किया। ईव का मतलब क्या है? अगर 8 मार्च की ईव की बात करेंगे तो 7 मार्च की जो शाम है, इवनिंग है, उसको बोलेंगे 8 मार्च की ईव। तो ये लॉन्च किए वुमेंस डे की ईव पे। किस लिए दिए जाते हैं ये अवार्ड? देखो जो महिलाएं हैं जो सैनिटेशन या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करती हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिए गए। तो टारगेट यही है कि वुमेंस को अर्बन सैनिटेशन या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंस्पायर किया जा सके अवार्ड देके। जो भी वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल वुमेन है जो इस फील्ड में काम करती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो कूड़ा करकट है उसके प्रबंधन के लिए या फिर सैनिटेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसे एरियाज़ में जो काम करती हैं, साफ़ सुथरा या साफ़ सफाई रखने में जो महिलाएं, उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। यानी कि इसका टारगेट ये है जो वुमेन इन स्वच्छता है उसको ट्रांसफॉर्म करना है वुमेन लेड स्वच्छता में। यानी कि जो स्वच्छता है वो वुमेन लेड हो, उसमें महिला नेतृत्व करें साफ़ सफाई में। इसके लिए एक स्वच्छता पोर्टल भी बनाया जाएगा। 2021 में भी देखो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन MIS पोर्टल स्वच्छतम बनाया गया था, और एक GIS पोर्टल भी बनाया गया था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, यानी कि सेकंड फेज लॉन्च किया था जब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का, उसमें भी ये पोर्टल एक बनाया गया था। तो इसके ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी और उन महिलाओं को ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो अभी ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आए विजिट करने के लिए, एंथोनी अल्बनीज। उन्होंने ये अनाउंस किया, घोषणा की, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। तो क्या है ये मैकेनिज्म? देखो इसके दौरान ये होगा, अगर मान लो इंडिया में किसी ने डिग्री हासिल की है तो वो वैलिड होगी अब ऑस्ट्रेलिया में भी, यानी कि उस डिग्री के तहत ऑस्ट्रेलिया में भी वो जॉब ले सकता है, ये वर्क कर सकता है, वो मान्य होगी। और ऑनलाइन डिग्री भी, भले ही ऑनलाइन डिग्री की है या ऑफलाइन डिग्री की है, इंडिया में वो मान्य होगी। और ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में
अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, नागरिक है, ऑस्ट्रेलिया में उसने डिग्री की है, एजुकेशन की है, वो इंडिया में वैलिड होगी, उस एजुकेशन के जरिए इंडिया में जॉब ली जा सकेगी। तो इससे देखो एजुकेशन भी दोनों कंट्रीज़ की इक्वल हो जाएगी एक तरह से, और वर्क प्रोवाइड किया जा सकेगा एक दूसरी कंट्री के एजुकेशन के आधार पे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ अपवाद हैं, यानी कि जिन पे ये एग्रीमेंट लागू नहीं होगा। जैसे किसी ने प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन किया है, इंजीनियरिंग की है, या मेडिसिन की है, लॉ किया है, इन फील्ड में ये लागू नहीं होगा। यानी कि इनकी डिग्री, जैसे इंडिया में किसी ने लॉ किया है तो ऑस्ट्रेलिया में वो वैलिड नहीं होगा, उसके आधार पर उन्हें काम नहीं मिलेगा, और बाकी की सारी डिग्री अलाउड होंगी। या ऐसे एग्रीमेंट पहले भी किसी देश से किए हैं हमने, बिल्कुल किए हैं, जैसे अमेरिका से, लेकिन अमेरिका में किए हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज वैलिड नहीं है अमेरिका में। जो इंडिया में ऑनलाइन कोर्स किए हैं वो अमेरिका में वैलिड नहीं है, लेकिन बाकी सारे कोर्स हैं वो इंडिया में किए हुए हैं, तो यूएस में जाके जॉब ले सकते हैं। और क्या क्या अनाउंसमेंट किया ऑस्ट्रेलियन और इंडिया के जो एग्रीमेंट है इनके बीच में। देखो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, जीलोंग्स डीकिन यूनिवर्सिटी, इसने अनाउंस किया है कि ये अपनी ब्रांच खोलेगी इंडिया में। गुजरात में गांधीनगर है, वहाँ पे गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे ब्रांच खोलेगी, कैंपस खोलेगी। एक मैत्री स्कॉलरशिप अनाउंस की है। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो 4 साल तक के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर सकें। स्कॉलरशिप में और भी मैत्री फ्रेंडशिप प्रोग्राम है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, इसमें और भी इसमें अनाउंस किए हैं, जैसे कल्चरल एजुकेशनल कम्युनिटीज़ को बूस्ट करने के लिए, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कल्चर जो संबंध है वो इंक्रीज हों, एजुकेशनल और कम्युनिटी जो संबंध है वो इंक्रीज हों, इसके लिए अनाउंस किए ये एग्रीमेंट। इंडिया का डायस्पोरा कितना है ऑस्ट्रेलिया में। देखो इंडिया के जो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो 8 लाख पीपल हैं लगभग जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये एग्रीमेंट जो मैकेनिज्म साइन किए हैं अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने। तो आज के टॉपिक यही थे।